हेलो, वेलकम बैक टू द सीरीज गाइस। आज ना मुझे एक मेरे दोस्त का फ़ोन आया था। उसने मुझसे कहा कि मैंने एक ट्रेड ली सुबोध और वो पहले बहुत ऊपर गया स्टॉक, फिर मुझे प्रॉफिट दिखने लगा, फिर मुझे लगा थोड़ा और ऊपर जाएगा, बट वो सडनली डाउन आ गया और इतना डाउन हो गया कि मुझसे कट नहीं पाया और मेरा जो स्टॉक है वो फ्रीज़ हो गया। क्यों? क्योंकि वहाँ पर लोअर सर्किट लग गया था। अब उसने मुझसे पूछा सुबोध ये लोअर सर्किट, कैपिटल गेन, कैंडलस्टिक, ये क्या होता है? समझ नहीं आता मुझे। तो फिर मैं सोचा चलो यार ये जो कॉमन वर्ड्स हैं इसको नहीं समझ आते तो फिर मुझे एक वीडियो बनाना चाहिए। तो फिर उसी को देखते हुए फिर हमने आज एक सीरीज़ तो हमारी चली रही है, बट उसको देखते फिर मैं यार चलो स्टार्ट करते हैं। तो फिर आज का वीडियो हमारा होने वाला है टर्म्स, स्टॉक मार्केट टर्म्स, 20 टर्म्स जो स्टार्ट होंगे सी से। कैपिटल, कैपिटल गेन है ना, CDSL और ये कैंडलस्टिक, ये सब सर्किट सब कुछ पढ़ेंगे हम आज के सीखेंगे आज के इस वीडियो में। जो सीरीज है सी से स्टार्ट होगी और 20 वर्ड्स हैं। लास्ट वीडियो मैंने कहा था कि मैं एक बोनस भी दूंगा, तो एक बोनस वर्ड ही पढ़ाऊंगा मैं। टोटल हम 21 वर्ड्स पढ़ेंगे इसके अंदर। लास्ट वीडियो काफ़ी लंबा हो गया था ना, बट इस बार ट्राई टू शॉर्ट इट, ओके। सो बोर थोड़ा फील ना, बट बोरिंग की बात नहीं कही। जब बेस रूट हमारा जब रूट हमारा स्ट्रॉन्ग होगा ना तो वी विल गेट द कॉन्फिडेंस लेवल, राइट। चलो करते हैं स्टार्ट वर्ड नंबर 1 से। तो पहला वर्ड है कैपिटल। व्हाट इज कैपिटल? कैपिटल मीन्स कोई भी जैसे कि कुछ भी स्टार्ट करना है हमें, लाइक आपको कोई स्टार्ट करना है, कोई इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करनी है, कोई शॉप स्टार्ट करनी है, कोई बिजनेस स्टार्ट करना है, तो फर्स्ट वी नीड मनी टू इन्वेस्ट। तो जो पैसा हमें चाहिए इन्वेस्ट करने के लिए, दैट्स कॉल्ड कैपिटल गेन। जो भी पैसा आपको इनिशियल फेज में, शुरुआत में जो पैसा आपको चाहिए कुछ भी काम करने के लिए, चाहे वो अपना बिजनेस हो, चाहे वो इन्वेस्टमेंट हो, चाहे वो ट्रेडिंग हो, चाहे वो कहीं भी पैसा लगाना हो, दैट्स कॉल्ड कैपिटल। तो उसे कैपिटल कहते हैं। सी फॉर कैपिटल, फर्स्ट वर्ड, ठीक है। सिंपल वर्ड में पैसा जो हमें चाहिए कुछ भी काम करने के लिए, तो उसे ही कैपिटल कहते हैं। नंबर 2, करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज़। इसका मतलब सिंपल से एकदम सिंपल लैंग्वेज समझते हैं। करंट एसेट वो चीज़ जो आपकी है, जिसे बेचने के बाद आपको पैसे मिलेंगे। करंट लायबिलिटीज़ जो आपकी नहीं है, और जो आपको चुकानी एक तरह से कह सकते हैं, फिर जो आपकी है ही नहीं, जिस पर आपका अधिकार नहीं है, राइट। जैसे आपके पास गोल्ड है, ठीक है, आपके पास प्रॉपर्टी है, आपके पास बैंक बैलेंस है, दैट्स कॉल्ड योर एसेट्स। लायबिलिटीज़ हो सकती हैं आपके पास किसी का कर्ज है, आपने किसी का लोन ले रखा है, तो दैट्स कॉल्ड लायबिलिटी। उसे लायबिलिटी कहते हैं। जो आपकी नहीं है, अब आपको चुकानी भी है, ठीक है, तो उसे कहते हैं लायबिलिटीज़। एक तरह से लोन कह सकते हो आप सिंपल वर्ड में। और एसेट जो आपके हैं, जिनके बदले आपको पैसे मिलेंगे, फिर जो जिन पे आपका पूरा अधिकार है, दैट्स कॉल्ड एसेट्स। तो करंट एसेट अगर कंपनी के फॉर्म में समझें हम, तो किसी कंपनी के पास जितने उसके एसेट्स हैं, जिससे बेच के उसे पैसा मिलेगा, उसे कहेंगे उसके करंट एसेट्स। और करंट लायबिलिटीज़ जिससे उसको चुकाना है, राइट, उसे कहेंगे लायबिलिटी। नंबर 4, कैपिटलाइजेशन। व्हाट इज़ कैपिटलाइजेशन? इसको एक और वर्ड इसका है, उसको बोलते हैं मार्केट कैप। मार्केट कैप एंड कैपिटलाइजेशन, दिस इज़ सिमिलर, राइट, दोनों सेम ही है ये। तो इसका सिंपल सा मतलब कि किसी कंपनी की वैल्यू कितनी है, मार्केट कैप कितना है, दैट्स कॉल्ड मार्केट कैपिटलाइजेशन। जैसे एग्जांपल लेते हैं हम, स्टेट बैंक में सबका अकाउंट ऑलमोस्ट हो गई, राइट। तो इस SBI का जो, अगर एग्जांपल ले रहा हूँ सिर्फ, ठीक है, एक्चुअल वैल्यू नहीं पता मुझे भी, तो एग्जांपल की उसके लोग बोलते हैं कि जो SBI बैंक है उसकी कैपिटलाइजेशन कितनी है, मार्केट कैप उसका है, उसका मार्केट कैप 10 लाख है। एग्जांपल, दिस इज़ वेरी स्मॉल अमाउंट, करोड़ों में उसका, लाखों करोड़ों में उसका वो मार्केट कैप है। बस एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि कोई कहता है कि आपको SBI का जो मार्केट कैप है, उसकी जो कैपिटलाइजेशन वो 10 लाख है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि उसकी जो मार्केट में वैल्यू है, वो उसकी मार्केट में वैल्यू 10 लाख है, उसकी वैल्यू मार्केट में 10 लाख। कैसे निकली ये मार्केट कैपिटलाइजेशन निकालने का सिंपल सा फॉर्मूला है कि SBI के करंट शेयर का प्राइस मल्टीप्लाई आउटस्टैंडिंग शेयर्स, मतलब कि उसके जितने शेयर्स हैं अभी, उसको मल्टीप्लाई कर देंगे शेयर के प्राइस से। मान लो 10 लाख है, तो 10 लाख में मान लेते हैं कि उसके 1 लाख शेयर हैं और एक शेयर का प्राइस 10 रुपये है, तो 10 मल्टीप्लाई 1 लाख इक्वल टू 10 लाख हो गया, ठीक है। तो ये होगी उसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन, यानी कि उसका मार्केट कैपिटलाइजेशन, उसकी मार्केट वैल्यू हो गई है। तो ऐसे हम किसी कंपनी की भी मार्केट वैल्यू निकाल सकते हैं। सबसे ज़्यादा इंडिया में सबसे ज़्यादा मार्केट कैप किसका है, सबसे ज़्यादा कैपिटलाइजेशन किसकी है? अगर आप जानते हो तो कमेंट में ज़रूर बताना मुझे। नंबर 5 है गाइज, क्लोजिंग प्राइस। क्लोजिंग प्राइस होता है कि जब स्टॉक मार्केट में कोई भी स्टॉक, आज कोई स्टॉक ओपन हुआ, मार्केट खुली 9:15 पे, तो कोई स्टॉक ओपन हुआ और 3:30 पे जिस प्राइस पे वो स्टॉक क्लोज होगा, तो उसे हम कहते हैं क्लोजिंग प्राइस, राइट। जैसे कि NMDC का स्टॉक है, आज ओपन हुआ था लगभग 70 के आसपास
और क्लोज हुआ है 72.80 पे। तो जो 72.80 है ना, 72.80, ये इसका क्लोजिंग प्राइस है, राइट, इसे हम क्लोजिंग प्राइस कहते हैं। तो इससे एक इन्वेस्टर्स को, ट्रेडर्स को एक अनुमान मिलता है कि कल प्राइस क्या रह सकता है, राइट। तो इसे हम कहते हैं क्लोजिंग प्राइस। नंबर 6 है कैपिटल गेन। कैपिटल गेन गाइस बहुत आसान है, जैसे कि जितना प्रॉफिट हुआ आपको आपके स्टॉक से, आपकी इन्वेस्टमेंट हो, आपने कहीं भी इन्वेस्टमेंट किया हो, चाहे वो प्रॉपर्टी में किया हो, चाहे आपने गोल्ड में किया हो, आपने कहीं भी इन्वेस्टमेंट किया हो, जितना पैसा आपको एक फिक्स टाइम के बाद आपको प्रॉफिट हुआ उसके ऊपर, उसे कैपिटल गेन कहते हैं। एग्जाम्पल मान लेते हैं कि आपने किसी स्टॉक में 1000 रुपीज़ लगाए, राइट, और 10 दिन बाद वो आपके 1000 रुपये थोड़ा बढ़ के 100 रुपये प्रॉफिट हुआ आपको, तो आपके वो 1100 रुपये हो गए। तो जो 100 रुपये की आपको प्रॉफिट हुआ ना, इसी को हम कहते हैं कैपिटल गेन। इसको आप ये नहीं कहोगे आपकी मेहनत की कमाई नहीं है, राइट। तो ये हालांकि ये मेहनत की कमाई नहीं, ये स्टॉक पर परफॉर्म किया, आपकी एनालिसिस थी, आपका रिसर्च थी, तो उसके भरोसे आपको रिटर्न मिला, तो इसे कैपिटल गेन कहते हैं। आपके जो पैसे पे आपको प्रॉफिट हुआ उसे कैपिटल गेन कहेंगे। अब इसी कैपिटल गेन पे 100 रुपये तो बहुत छोटा है, बट जब ट्रेड लाखों में या करोड़ों में इन्वेस्टमेंट होती है, तो कैपिटल गेन पे लगने वाले टैक्स को हम कैपिटल गेन कहते हैं, जो कि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, वो अलग अलग चीज़ें हैं, वो डीप है, वो हम कई बाद में समझेंगे, राइट। तो इसे हम कैपिटल गेन कहते हैं। नंबर 7 सर्किट ब्रेकर। सर्किट ब्रेकर गाइस, देखो सर्किट ब्रेकर क्या करता है, घर के एग्जांपल समझते हैं। घर के एग्जांपल में क्या है, सर्किट ब्रेकर मीन्स जब घर की लाइट, अगर हमें पूरी शट डाउन करना हो लाइट को, तो हम ब्रेकर को डाउन कर देंगे। ब्रेकर डाउन मतलब सारे घर की लाइट बंद हो जाएगी, राइट। ऐसे ही जब पूरे मोहल्ले की या पूरे शहर की लाइट जाती है, तो जो बिजली घर है जहाँ पे, तो वहीं शट डाउन करते हैं और सारे घर की लाइट बंद। सेम ऐसे होता है ट्रेडिंग के अंदर, सेम ऐसे होता है मार्केट के अंदर। जब कोई स्टॉक या तो बहुत ज़्यादा ऊपर चला जाए या बहुत ज़्यादा नीचे चला जाए, तो उस मार्केट में उसकी ट्रेडिंग को रोक दिया जाता है। जैसे मान लो कोई, जैसे कभी कभी क्या होता है, पंप एंड डंप सुना होगा, आप ना सुना हो तो चलो आगे पीछे आएगा वो, बट कभी कभी क्या होता है, कुछ लोग, कुछ बड़े बड़े जो बुल्स होते हैं, वो किसी स्टॉक को बहुत ऊपर लेके जाते हैं, फिर बहुत नीचे लेके आते हैं। तो ऐसे में जो रिटेलर्स हैं, छोटे छोटे इन्वेस्टर्स हैं, वो फंस जाते हैं। तो उनको बचाने के लिए, इन्वेस्टर्स को बचाने के लिए मार्केट क्या करती है, उस स्टॉक को उस दिन के लिए उस स्टॉक में ट्रेडिंग को बंद कर देती है। मान लो कोई स्टॉक 100 रुपये का है और अचानक से 90 रुपये का हो गया, वो यानी 10% डाउन हो गया। तो अगर उस 10% डाउन हुआ और उसकी जो लोअर लिमिट है सेट किए, मार्केट ने सेट कर रखा है 10% डाउन होगा, तो उसमें लोअर सर्किट लग जाएगा। तो उस दिन के लिए उस स्टॉक में ट्रेडिंग को बंद कर दिया जाएगा। सेम अगर वो स्टॉक 100 का 1400 हो गया, तो इन अपर सर्किट लग जाएगा, यानी कि वो 1400 हो गया, ये बहुत ऊपर जा रहा है, 10% रिटर्न एक दिन में बहुत ज़्यादा हो गया। तो ऐसा नहीं, बहुत स्टॉक 10-12% डेली जाते भी हैं, ऐसा नहीं है, जाते भी हैं एक दिन में। बट कहने का मतलब सिंपल ये है कि कोई स्टॉक बहुत ज़्यादा ऊपर जाए या कोई स्टॉक बहुत ज़्यादा नीचे जाए, तो नीचे अगर गया बहुत ज़्यादा, एक लिमिट से नीचे गया, तो उसको में लोअर सर्किट लग जाएगा। एक लिमिट से ज़्यादा ऊपर गया तो उसमें अपर सर्किट लग जाएगा। ये कौन डिसाइड करता है, ये मार्केट डिसाइड करती है, ताकि उस दिन ट्रेडिंग बंद हो, इन्वेस्टर्स को सोचने का मौका मिले कि भाई आगे ट्रेड इसमें लेनी है या नहीं लेनी है। नंबर 8 है गाइस कंसोलिडेशन। कंसोलिडेशन का मतलब बहुत सिंपल है। इसका मतलब है जब कोई स्टॉक एक रेंज में फंस जाता है, जैसे आप इस स्टॉक को देखिए और इस वाले स्टॉक को भी देखिए, ये एक रेंज में फंस गया, यानी कि बस टिक टॉक चल रहे हैं, तो इससे हम कहते हैं कंसोलिडेशन, राइट। जब मार्केट एक रेंज में बन जाता है, जिसको रेंज बाउंड बोलते हैं, एक रेंज में वो फंस गया, ना ऊपर भाग रहा नीचे भाग रहा, बस उसी जगह घूम रहा है, इसे हम कंसोलिडेशन कहते हैं। इस स्टॉक में ये इसको स्विंग ट्रेडिंग में लोग इसको यूज़ भी करते हैं, बट ये एक ऑप्शन ट्रेडर के लिए सबसे खतरनाक स्टॉक होता है, मतलब ऑप्शन बायर्स के लिए। सेलर्स के लिए तो बहुत अच्छा है ये स्विंग, ये वाला चार्ट, लेकिन ऑप्शन बायर्स के लिए ये जो चार्ट है बहुत ही बेकार होता है। हर ऑप्शन बायर ऐसे चार्ट को जो स्विंग भागते, जो कंसोलिडेट करते हैं, उनको बहुत हेट करते हैं, क्योंकि इस टाइम प्रीमियम डाउन होकर सारा पैसा उनका ख़त्म हो जाता है। तो कंसोलिडेशन गाइस किसे कहते हैं, जब स्टॉक एक रेंज में फंस जाता है, जब वो बस ऐसे ऐसे भाग रहा हो, बस ना ऊपर जा रहा नीचे भाग रहा है, कहीं नहीं जा रहा हो, बस एक ही रेंज में फंसा हुआ है, तो उसे बोलते हैं हम कंसोलिडेशन। यानी कहते हैं कि वो जो स्टॉक है वो कंसोलिडेट हो चुका है, कंसोलिडेशन में है, तो उसे अभी इन्वेस्टमेंट करना सेफ़ नहीं है, क्योंकि पता ही नहीं कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा नीचे पता ही नहीं कहाँ जाएगा, तो उसमें इन्वेस्ट करने से थोड़े लोग पीछे हटते हैं। नंबर 9 है गाइस कॉस्ट एवरेजिंग। कॉस्ट एवरेजिंग का सिंपल सा मतलब है कि जैसे मान लो आपने कोई स्टॉक आज खरीदा, ठीक है, 10 रुपये का लिए कोई स्टॉक, आपने 100 स्टॉक आपने ले लिए। अब कल वही स्टॉक गिर के 9 रुपये का हो गया, फिर आपने 10 स्टॉक और ले लिए, फिर वही स्टॉक अगले दिन 8 रुपये का हो गया, फिर आपने 10 स्टॉक और ले लिए, फिर कुछ दिन बाद वो स्टॉक 12 रुपये का हो गया, फिर आपने कुछ और स्टॉक और ले लिए। तो आपके जो आपने इन्वेस्टमेंट किया 12 पे, 10 पे, 8 पे, 9 पे, सबको प्लस करके अगर आप जैसे कि 8 और 12 20, 10 30 और 9 रुपये का स्टॉक 29 डिवाइड बाई कितना हो गया 4 स्टॉक, 29 डिवाइड बाई 4, जितना भी आएगा वो आपका एवरेज प्राइस हो गया, यानी कि इतने एवरेज प्राइस से आपने स्टॉक्स को लिया है, तो उसे बोलते हैं एवरेजिंग करना। यानी कि अगर आपका बहुत ज़्यादा लॉस हो गया है,
तो आप बहुत लो प्राइस पे जब स्टॉक आएगा उसे खरीद लेंगे। जब लो प्राइस पे स्टॉक आगे बढ़ेगा तो जो आपको लॉस हुआ था उसे वो जो प्राइस है वो कवर कर लेगा, उसे जो गेन है वो कवर कर लेगा, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे लोग करते हैं। मान लो मैंने कोई स्टॉक आज खरीद लिया 100 रुपये का और वो कल को 98 का हो गया, तो मुझे लॉस हो गया, राइट, 2 रुपीज़ का। बट वो स्टॉक 90 पे अगर आ गया तो मैं उसमें और इन्वेस्टमेंट कर दूंगा। तो जब वो 90 का स्टॉक 100 जाएगा तो जो 90 से 100 तक मुझे 10 रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ, उससे मेरा जो प्राइस है लॉस है वो एवरेज हो सकता है, जो 2 रुपये का लॉस हुआ था, राइट। तो इसे कहते हैं शेयर्स को या स्टॉक्स को एवरेज करना, एवरेजिंग इसको बोलते हैं मार्केट के टर्म्स में। नंबर 10 कस्टोडियन। कस्टोडियन का मतलब भी एकदम बहुत सिंपल है, बहुत आसान भाषा आपको समझाता हूँ मैं। देखो, जब भी हम ट्रेड करते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं पैसे में ना, आपने और आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो हम क्या करते हैं, हम सिर्फ एक ब्रोकर का ऐप डाउनलोड करते हैं, अब स्टॉक को जो भी ब्रोकर है उसमें स्टॉक चूज़ करते हैं, पैसे लगा देते हैं बस, ठीक है। लेकिन वो स्टॉक आपको फिजिकली तो मिले नहीं, राइट। आपके घर पे तो पेपर पे लिख के तो आया नहीं, जैसे 1990 में होता था कि पेपर पे लिख के दे दिया आपको, ऐसा तो आजकल होता नहीं है। तो जो स्टॉक खरीदा आपने वो स्टॉक गए कहाँ? तो वो स्टॉक इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में ना कस्टोडियन के पास होते हैं। कुछ कंपनी से CDSL है, NSDL है, राइट। तो इनके पास इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में ये जो स्टॉक्स हैं वो होते हैं, स्टोर होते हैं उनके पास इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में। मान लो कल को ये जो ब्रोकर हैं, ग्रो या एंजल वन जो है वो, अप स्टॉक्स, जीरोधा, ये जो ब्रोकर हैं, कल मान लेते हैं अगर भाग गए कंपनी छोड़, इन्होंने कंपनी बंद कर दी अपनी, राइट। तो आपके स्टॉक्स कहाँ जाएंगे, आपके पैसे कहाँ जाएंगे? तो जो स्टॉक्स हैं वो इनके पास नहीं रहते। ये जस्ट एक पीडीएम है मार्केट और आप हमारे बीच में। बट जो हमारे स्टॉक्स हैं, हमारे शेयर्स हैं, जो हम पैसे लगाते हैं, वो हमारे पैसे और जो स्टॉक्स हैं वो कस्टोडियन के पास रहते हैं, यानी NSDL और अभी भारत में 2 ही मेन हैं, NSDL और CDSL। तो इनके पास हमारे स्टॉक्स इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में स्टोर रहते हैं, तो इसे बोलते हैं हम कस्टोडियन। नंबर 11 है गाइस कमोडिटी। कमोडिटी को इफ़ वी कनेक्ट विद द रियल लाइफ, तो वो चीज़ें जो हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में यूज़ करते हैं, जैसे कि ऑयल हो गया, गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, कॉपर हो गया, राइट। तो इन्हें क्या बोलते हैं? ये होती है कमोडिटी। ये कमोडिटी मार्केट एक अलग सेक्शन होता है, राइट। तो इसे कमोडिटी बोलते हैं। तो इसकी भी ट्रेडिंग अलग होती है, ये थोड़ी बहुत हाई लेवल ट्रेडिंग, मतलब बहुत ज़्यादा महंगी है, फिर बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है इसके अंदर, तो उसे हम कमोडिटी बोलते हैं। कोई आपसे बोले कमोडिटी क्या होता है, भाई कमोडिटी में गोल्ड, सिल्वर, क्रूड ऑयल, राइट, तो ये कॉपर, ये सब आते हैं इसके अंदर, जहाँ पे ये इसकी अलग मार्केट होती है, जहाँ पे हम ट्रेड करते हैं। तो इसे बोलते हैं कमोडिटी मार्केट। जहाँ पे कमोडिटी में हम ट्रेड करते हैं उसे बोलते हैं कमोडिटी मार्केट। और कमोडिटी सिंपल गोल्ड, सिल्वर और जो रोज़मर्रा की चीज़ें हैं, बहुत सारी लिस्ट होती है, आप ये देख सकते हैं, बहुत सारी कमोडिटी होती है इंडिया के अंदर हमारे। नेक्स्ट 12 है CDSL, सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विस लिमिटेड। ये क्या है, मैंने आपको बताया था कि जब भी हम स्टॉक्स को खरीदते हैं ना, तो वो स्टॉक्स हमारे किसी ब्रोकर के पास नहीं रहते, किसी ऐप में नहीं रहते, लाइक जीरोधा, एंजल वन, अप स्टॉक जीरो। हम जब शेयर्स बाई करते हैं, फिर ट्रेडिंग करते हैं ना, तो वो जो हमारे शेयर्स हैं वो इनके पास नहीं रहते, वो रहते हैं हमारे कहाँ पे? कस्टोडियन के पास। वो रहते हैं हमारे कहाँ पे? CDSL, NSDL के अंदर। किस फॉर्म में? इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में रहते हैं वो। जो हम अब किसी ब्रोकर के अकाउंट में जो अपना अकाउंट ओपन खोलते हैं ना, ID पासवर्ड डाल के, तो वो अकाउंट हमारा कहाँ खोलता है? वो अकाउंट हमारा खोलता है कहाँ पे? खोलता है CDSL या NSDL में, जहाँ पे हमारे शेयर्स हमको दिखते हैं इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में। मैं अगेन कहूँगा, कभी आपके दिमाग में आए कि यार मैंने ऐप में इतना पैसा डाला है, मैंने ग्रो इंस्टॉल किया, मैंने अपस्टॉक इंस्टॉल किया, मैंने एंजल इंस्टॉल किया, मैंने यहाँ मैंने 1 लाख लगा, मैंने 20 लाख, वहाँ मैंने 30 लाख के शेयर्स ले रखे हैं। कल को ये कंपनी बंद हो, कल कोई ब्रोकर बंद हो गया, फिर इनका ऐप बंद हो गया, इनका ऐप क्रैश हो गया, तो मेरा पैसा कहाँ जाएगा? पैसा कहीं नहीं जाएगा। पैसा जो कस्टोडियन उनके पास सेव है, तो इनके पास उन्हें पता है कि भाई कभी कुछ भी हो सकता है। तो ये जो हमारे शेयर्स हैं वो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में एकदम सेव रहता है हमारे कस्टोडियन के पास। हाँ, क्रिप्टो में थोड़ा अलग होता है। क्रिप्टो में भी हर क्रिप्टो में प्राइवेट वॉलेट होते हैं, बट क्रिप्टो में थोड़ा अलग। क्रिप्टो में अगर आपने कोई ऐप डाउनलोड किया, जैसे वजीरेक्स का केस हुआ था, वहाँ पे हमने अगर कुछ पैसे मैंने भी कुछ इन्वेस्ट किया था, बट इतना बड़ा अमाउंट नहीं था, तो वजीरेक्स क्या बंद हो गया, तो हमारे सारे पैसे फ्रीज हो गए, वो किसी कंट्रोल में थे, तो पैसे आज तक मिले ही नहीं, राइट। तो ऐसे लेकिन स्टॉक मार्केट में ऐसा नहीं होता। हमारे सारे शेयर्स, हमारे सारे पैसे इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में जो है वो सेव रहते हैं हमारे कस्टोडियन CDSL NSDL के पास में, तो डरने की कोई बात नहीं है। नंबर 13 है कॉर्पोरेट एक्शन। कॉर्पोरेट एक्शन का सिंपल सा मतलब है वो फैसले, कंपनी के बड़े बड़े वो फैसले जो इन्वेस्टर्स पे या उनकी होल्डिंग्स पे असर डालते हैं। जैसे कि मान लो कोई कंपनी है, वो डिविडेंड इशू करना चाहती है, तो उसे वो ये कॉर्पोरेट एक्शन हो गया। बोनस शेयर देना चाहती है, फिर स्टॉक स्प्लिट करना चाहती है, फिर बाई बैक करना चाहती है, राइट। तो उसे क्या बोलते हैं? उसे हम कॉर्पोरेट एक्शन बोलते हैं कि कॉर्पोरेट ने ये बड़े बड़े एक्शन लिए हैं जो एक डायरेक्ट शेयर होल्डर पे या फिर उसकी कंपनी पे इम्पैक्ट डालता है, राइट। तो इसे बोलते हैं कॉर्पोरेट एक्शन। कॉर्पोरेट एक्शन का मतलब ज़्यादा डिफिकल्ट समझने की जरूरत नहीं है, सिंपल सा मतलब है किसी कंपनी ने जो एक्शन लिया
अपनी कंपनी के हित में, फिर शेयर होल्डर्स के हित में, या जो भी डिसीजन लिया कंपनी ने, उसको बोलते हैं कॉर्पोरेट का एक्शन, यानी कॉर्पोरेट एक्शन। नंबर 14 है क्रेडिट रेटिंग। क्रेडिट रेटिंग जैसे कि आपके पास क्रेडिट कार्ड है तो उसका क्रेडिट स्कोर आपने देखा होगा। क्रेडिट स्कोर बोलते हैं ना कि 750 से ऊपर होगा तो अच्छा है, कुछ रेंज होती है, मतलब मैंने देखा नहीं है, मेरे पास था अब नहीं मेरे पास। तो ये से बोलते हैं क्रेडिट रेटिंग। जितना क्रेडिट स्कोर आपका अच्छा होगा, ठीक है, क्रेडिट क्या होता है, एक तरह से हम लोन लेते हैं ना बैंक से, तो जितना लोन लेंगे या फिर हम उसको लोन को नहीं चुकाएंगे तो क्रेडिट स्कोर ख़राब होता है, जिससे एक नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है, बैंक लोन देने से मना कर देते हैं, राइट, क्योंकि आपका जो स्कोर है बहुत ख़राब है। सेम होता है कंपनी के उसमें भी ऐसे होता है, ठीक है। अगर किसी कंपनी ने बहुत ज़्यादा लोन ले रखे हैं, बहुत ज़्यादा कर्ज ले रखा है, उसने नहीं चुकाया या फिर नहीं चुका पा रही है, फिर नहीं चुकाने में असमर्थ है, तो उसका क्रेडिट रेटिंग उसकी ख़राब होती जाती है। तो जब किसी कंपनी की जब क्रेडिट रेटिंग ख़राब होगी तो आप क्या उसमें इन्वेस्ट करना चाहोगे? बिल्कुल नहीं, क्योंकि वो ऑलरेडी उसकी जो रेटिंग है बहुत ख़राब है, राइट, क्योंकि वो जो जिससे लोन लिया उसको चुका नहीं पा रही, तो क्या पता कल कंपनी बंद हो जाए तो आपके जो पैसा है वो डूब जाएगा, डूब भी सकता है, ज़ीरो हो सकता है, ख़त्म हो सकता है। तो इसलिए क्या बोलते हैं, इसलिए देखते हैं किससे क्रेडिट स्कोर अच्छा है, क्रेडिट रेटिंग इसकी अच्छी है। कुछ कंपनी ट्रिपल ए होती है, राइट, तो वो बहुत अच्छी कंपनी होती हैं, जिनके लायबिलिटीज़ बहुत कम होती हैं, जिनके एसेट्स बहुत ज़्यादा होते हैं, तो जिनके मार्केट कैप बहुत ज़्यादा है, राइट, जिनके पास एसेट्स बहुत ज़्यादा हैं, तो वो ऑलमोस्ट वो अच्छी कंपनी होती है, उनमें पैसा लगाने से डरने की बात नहीं होती। बट जो डिफ़ॉल्टर्स या फिर जो जो स्मॉल कैप कंपनी होती हैं, तो उनमें बहुत रिस्क होता है, क्योंकि वो नई आई होती हैं। फिर ऐसी कंपनी का बहुत ज़्यादा लोन होता है, तो जिनकी क्रेडिट रेटिंग बहुत ख़राब होती है, तो उनमें इन्वेस्ट करने से डरना तो चाहिए यार, कल को कुछ भी हो सकता है, बिकॉज द मनी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। नंबर 15 है कूपन रेट। कूपन रेट भी बहुत ही सिंपल है समझना। लास्ट वीडियो में आपको बताया था मैंने बी से बॉन्ड क्या होता है, जब कोई कंपनी या गवर्नमेंट बॉन्ड इशू करती है इन्वेस्टर से या लोकल जो पब्लिक है उनसे पैसा लेने के लिए एक फिक्स इंटरेस्ट पे, राइट। तो अगर किसी कंपनी ने बॉन्ड इशू किए हैं और आपने उनके बॉन्ड खरीदे हैं, तो कंपनी आपको क्या बोलती है कि मैं आपको इतने परसेंट आपको इंटरेस्ट दूंगा इतने साल के बाद, या फिर मंथली ईयरली जो भी इंटरेस्ट हो एक फिक्स करता है। लाइक मैंने आपसे 100 रुपये लिए हैं, मैंने आपको बॉन्ड इशू किया, मैंने आपसे 100 रुपये लिए, मैंने आपको कहा कि आपको मैं साल का 10% टर्न दूंगा, यानी कि 10 रुपये आपको एक्स्ट्रा दूंगा एक साल में। तो जो मैं 10% आपको दे रहा हूँ ना, उसी को हम क्या बोलते हैं, उसी को हम बोलते हैं कूपन रेट, यानी कि उसी को बोलते हैं इंटरेस्ट, यानी आपको मैं 10% का कूपन रेट दे रहा हूँ, राइट। इसे कूपन रेट बोलते हैं इंडस्ट्री की लैंग्वेज में। तो घबराने की बात नहीं है, कूपन रेट कहीं आपने पढ़ा है किसी पेपर में, कहीं भी न्यूज़ में, तो समझ जाना कि वो इंटरेस्ट रेट की बात कर रहा है, बॉन्ड के ऊपर, ना कि शेयर्स के ऊपर। नंबर 16 है कॉलेबल बॉन्ड। कॉलेबल बॉन्ड का मतलब है कि जब किसी कंपनी ने आपको बॉन्ड इशू किए, तो अगर वो कंपनी बॉन्ड आपसे वापस ले रही है तो उसे बोलते हैं कॉलेबल बॉन्ड। ऐसे बॉन्ड होते हैं जो कंपनी उन्हें वापस ले सकती है, उनमें कुछ टर्म एंड कंडीशन होती हैं कि भाई इस केस में कंपनी आपसे बॉन्ड वापस ले सकती है। आपने किसी कंपनी आपको 10 साल के लिए बॉन्ड इशू किए, तो आपको मिडिल पीरियड में आपसे बॉन्ड वापस ले सकती है, डिफरेंट कंडीशन में। लाइक जैसे एग्जाम्पल मान लो, उसने कंपनी ने आपको बॉन्ड इशू किए 8% के रेट पर, लेकिन अब जो इंटरेस्ट रेट है कम हो गया, 6% हो गया है, तो वो आपसे जो उसने बॉन्ड इशू किया वापस ले लेगी, क्योंकि उसका लॉस हो जाएगा ना 8% देने में, 6% कम हो गया, 8% ज़्यादा हो गया, तो वो इस केस में आपसे बॉन्ड वापस ले सकती है। तो वो बॉन्ड जो वापस लिए जा सकते हैं उनको बोलते हैं कॉलेबल बॉन्ड। नंबर 17 है गाइस CDS, यानी कि क्रेडिट डिफ़ॉल्ट स्वैप। ये बहुत ही सेफ है किसी इन्वेस्टर के लिए या फिर लोकल पब्लिक के लिए। आपने देखा हो कुछ लोग इंश्योरेंस कराते हैं, टर्म इंश्योरेंस हो गया, हेल्थ इंश्योरेंस, बहुत सारी चीज़ें कराते हैं। तो टर्म इंश्योरेंस क्या होता है, हेल्थ इंश्योरेंस क्या होता है, बाइक का इंश्योरेंस, कार का इंश्योरेंस क्या होता है कि कहीं आपकी कार अगर ठुक गई, कि आपकी बाइक कहीं ठुक गई, तो कंपनी आपको पे करती है, राइट। तो ऐसे ही होता है फाइनेंस की दुनिया में। जब आप किसी कंपनी को लोन देते हैं, आप कुछ भी किसी को लोन दे रहे हैं कंपनी को आप, तो वो लोन का आप इंश्योरेंस करा सकते हैं, ठीक है। कैसे, मान लो किसी कंपनी को आपने 1 लाख रुपए लोन दिया, कल को वो कंपनी बंद होगी तो आपके पैसे डूब जाएंगे, आपको पैसे नहीं मिलेंगे, तो आप क्या करोगे, किसी दूसरी कंपनी से आप CDS खरीद लोगे, ठीक है, क्रेडिट डिफ़ॉल्ट स्वैप। उससे क्या होगा, अगर उस पहली कंपनी ने अगर डिफ़ॉल्ट किया, फिर वो कंपनी बंद होगी, तो आपके जो पैसे इन्वेस्ट किए होते हैं वो आपको दूसरी कंपनी देगी जिससे आपने CDS खरीदा है, राइट। तो इसे बोलते हैं CDS। तो ये अक्सर जब कोई बॉन्ड खरीदता है, फिर कहीं भी जब पैसे देता है, ठीक है, किसी कंपनी को जब पे करता है, लोन देता है उसको, तो वो जनरली CDS कराते हैं। बिकॉज यार देखो, कोई कंपनी, देखो 80% कंपनीज तो लोन लेती हैं क्योंकि उनको ग्रो करना होता है। बट मान लो कोई स्कैम हुआ, कुछ फेक हुआ, किसी कंपनी ने आपसे लोन उठाया बस कि उसको लेना है और गायब हो जाना है,
जमाले की तरह, ठीक है। तो उस इन्वेस्टमेंट को, उस लोन को सेफ रखने के लिए हम किसी और कंपनी से CDS खरीद सकते हैं, ताकि जो हमारा इन्वेस्टमेंट, हमारा जो हमने जो लोन के लिए पैसे दिए हैं वो सेफ रहे हमारे एंड में, राइट। अगर वो कंपनी बंद हुई तो हमारे पैसे डूबे ना, इसलिए लोग CDS खरीदते हैं। नंबर 18 है क्रॉस होल्डिंग। क्रॉस होल्डिंग का मतलब क्या है? क्रॉस होल्डिंग से पहले आप समझो कि होल्डिंग का मतलब क्या है। होल्डिंग का मतलब है गाइस, किसी कंपनी के शेयर्स को होल्ड करना, किसी कंपनी की इक्विटी को होल्ड करना, किसी कंपनी में भागीदार होना, राइट। इसे बोलते हैं होल्डिंग। क्रॉस होल्डिंग का मतलब है कि ये A कंपनी है, ये B कंपनी है, और इस कंपनी ने इसके शेयर खरीद रखे हैं, इस कंपनी ने इसके शेयर खरीद रखे हैं, तो ये आपस में क्रॉस होल्डिंग हो गई। यानी एक दूसरे कंपनी ने आपस में एक दूसरी कंपनी के शेयर्स को खरीद रखा है, राइट। इसे बोलते हैं क्रॉस होल्डिंग। अक्सर ऐसा बड़ी कंपनीज में होता है। अगर आप स्टॉक मार्केट पे जाएंगे, किसी शेयर को, अगर किसी पार्टिकुलर बड़े शेयर्स को जाकर देखेंगे ना, तो आप उसकी होल्डिंग्स देखना कि शेयर होल्डर्स कौन कौन है। तो एक कंपनी ने दूसरी कंपनी के शेयर खरीद रखे होते हैं। तो ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट है, क्योंकि ऐसा नहीं, गवर्नमेंट की बहुत सारी कंपनी है जिसमें गवर्नमेंट का खुद इन्वेस्टमेंट है, किसी और प्राइवेट कंपनी का इन्वेस्टमेंट है। रिलायंस ने इन्फोसिस खरीद रखा है, इन्फोसिस ने रिलायंस खरीद रखा है, TCS ने रिलायंस खरीद रखा है, रिलायंस ने TCS खरीद रखा है। तो ऐसे बहुत सारी क्रॉस होल्डिंग्स होती हैं जिन्हें बोलते हैं हम क्रॉस होल्डिंग। जब एक कंपनी किसी दूसरी कंपनी के शेयर्स को खरीद के रखती है, राइट, तो उसे बोलते हैं क्रॉस होल्डिंग। वेदर ये किस काम आता है, उनके डिसीजन में काम आता होगा, उनकी कंट्रोल में काम आता होगा, डिसीजन मेकिंग में काम आता होगा, वो एक अलग पर्सपेक्टिव हो गया, राइट। तो बट क्रॉस होल्डिंग किसे बोलते हैं? जब एक कंपनी दूसरी कंपनी शेयर्स को खरीद के रखती है, तो उसे बोलते हैं क्रॉस होल्डिंग। नंबर 19 है गाइस कॉल ऑप्शन। कॉल ऑप्शन ये अगर आपने सुना होगा तो फ्यूचर इन्वेस्टर्स के लिए, फ्यूचर ट्रेडिंग में जो फ्यूचर में ट्रेडिंग करता है, राइट, जो डेरिवेटिव्स में ट्रेड करते हैं, उनके लिए कॉल ऑप्शन, पुट ऑप्शन, दो ही चीज़ें जिन पे पूरा उनका ट्रेड टिका हुआ है, राइट। तो कॉल ऑप्शन का मतलब है कि आप प्रिडिक्ट करते हो कि कोई स्टॉक या कोई इंडेक्स ऊपर जाएगा, ठीक है। जैसे कि कोई स्टॉक है, मैंने जैसे मान लो ये निफ्टी 50 का चार्ट देखो, अब मैं कह रहा हूँ कि ये निफ्टी 50 का चार्ट आज ये है, कल ऊपर जाएगा, ठीक है। कल 200 पॉइंट ऊपर जाएगा, फिर 500 पॉइंट ऊपर जाएगा, या फिर 10 मिनट में 500 पॉइंट, 10 पॉइंट, 20 पॉइंट ऊपर जाएगा। तो प्रिडिक्ट करता हूँ, मान लो कोई स्टॉक 100 रुपये का है, राइट, तो मैं एक कॉल ऑप्शन बाई करता हूँ, उसका कॉल ऑप्शन बाई करता हूँ। मैं कहता हूँ कि ये मैंने कॉल ऑप्शन लिया 20 रुपये का, 20 उसका प्रीमियम हो गया। इस तरह से मैंने 20 रुपये की बैट लगा, बैट तो नहीं कह सकते, खैर आपने हाँ बैट ही कह सकते एक तरह से। मैंने 20 की बैट लगाई कि ये 100 रुपये का जो प्रीमियम है, 100 का जो प्राइस है स्टॉक का, ये 100 का प्राइस 2 घंटे बाद 120 का हो जाएगा। तो अगर ये प्राइस बढ़ा तो मेरे जो 20 रुपये हैं वो मेरे प्राइस बढ़ेंगे, मेरे 20 रुपये बढ़ जाएंगे, मेरे 20 का हो सकेगा 30 हो जाए, 20 का 25 हो जाए, ठीक है। लेकिन अगर वो जो 100 का स्टॉक 90 का हुआ तो अपोजिट चला जाएगा, उल्टा गया, तो मेरा जो कॉल ऑप्शन, जो मैंने बाई की, जो पैसे दिए ना मैंने, वो पैसे मेरे ख़त्म हो जाएंगे। वो 10 का 20 या वो जितना मैंने इन्वेस्ट किया उसका आधा भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है, और ख़त्म भी हो सकता है। 0 ख़त्म एक ही बात होती है। तो इसे बोलते हैं कॉल ऑप्शन। कॉल और पुट मार्केट में 2 ही तरह का ऑप्शन होते हैं फ्यूचर मार्केट में। पुट मतलब आप एनालाइज करते हो, फिर आप एक अपना व्यू रखते हो कि मार्केट में कोई स्टॉक नीचे जाएगा, नीचे गिरेगा तो आपका पैसा बनेगा, आपको प्रॉफिट होगा। कॉल मतलब आपको प्रिडिक्ट करते हो, आप एनालाइज करते हो कि जो मार्केट है, कोई स्टॉक है, वो ऊपर जाएगा, अगर ऊपर गया तो आपका पैसा बनेगा। अगर आपके फेवर में मार्केट जा रही है, सिंपल, आपके फेवर में मार्केट जा रही है तो पैसा बनेगा, आपके फेवर के अपोजिट मार्केट जा रही है तो पैसा नहीं बनेगा, ठीक है। डाउन जा रही है तो उसे पुट ऑप्शन के खरीदते हैं उस टाइम पे, मार्केट अप जा रही है तो कॉल ऑप्शन खरीदते हैं। ये कभी आगे पढ़ेंगे फ्यूचर वाली ट्रेडिंग में। अभी तो इतना समझो कि कॉल ऑप्शन का मतलब है कि कोई स्टॉक जब ऊपर जाता है ना, उस टाइम कॉल ऑप्शन खरीदते हैं, तो उसे कॉल ऑप्शन कहते हैं, ठीक है। बस इतना समझो और कुछ नहीं। नंबर 20 गाइस कैश फ्लो। कैश फ्लो क्या होता है? कैश फ्लो सिंपल है कि पैसे का आना जाना, एक कंपनी में कितना पैसा आ रहा है कैश, कितना कैश जा रहा है, तो उसे बोलते हैं हम कैश फ्लो। अब एक क्वेश्चन पूछता हूँ आपसे मैं, ठीक है। अगर आप यहाँ तक वीडियो आपने देखी है तो मुझे इसका जवाब जरूर देना वीडियो के एंड में। अगर आपने वीडियो यहाँ तक देखी है तो, नहीं भी इसकी आपने यहाँ तक देखी होगी, जवाब मुझे वीडियो में देना कि कोई कंपनी प्रॉफिट में कब होगी, जब उसके पास ज़्यादा कैश आएगा तब, या ज़्यादा कैश उसका बाहर जाएगा तब। सोचो और मुझे कमेंट में ज़रूर बताना कि इसका क्या आंसर है, राइट। बाकी मैं आपको बता देता हूँ। कैश फ्लो मतलब कि समझ गए होंगे आप, कैश का आदान प्रदान, मतलब कंपनी में कैश कितना जा रहा है, कितना आ रहा है, राइट। तो किसी कंपनी का अगर कैश फ्लो बहुत ज़्यादा जा रहा है तो उसे बोलेंगे नेगेटिव कैश फ्लो। बहुत ज़्यादा कैश फ्लो आ रहा है तो उसे क्या बोलेंगे? पॉजिटिव कैश फ्लो। अगर किसी कंपनी कैश फ्लो ज़्यादा जा रहा है तो कंपनी ठीक नहीं है, कंपनी लॉस में है, या फिर कंपनी में कुछ प्रॉब्लम चल रही है, तो वह इन्वेस्ट करने से बचना चाहिए, राइट। तो उसे बोलते हैं नेगेटिव कैश फ्लो। पॉजिटिव कैश फ्लो मतलब कि पैसा आ रहा है, मतलब कि द कंपनी इज इन प्रॉफिट, यू कैन इन्वेस्ट, राइट। तो वो सेफ जोन एक हो सकता है। बट कोई, मैं ऐसे एग्जांपल, कोई दुकानदार है, ठीक है,
उसकी दुकान पे उसकी दुकानदारी 2000 रुपये की दुकानदारी हुई उसकी, और 2100 रुपये उसका चला गया। 2500 की दुकानदारी 2600 उसका चला गया, तो उसे प्रॉफिट क्या हुआ? उसे कोई प्रॉफिट नहीं हुआ। तो इसे बोलते हैं हम लोग नेगेटिव कैश फ्लो। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, राइट। तो ये थे गाइस 20C से स्टार्ट होने वाले टर्म, बट मैंने कहा था कि मैं इस सीरीज़ में एक बोनस और दूंगा, एक बोनस वर्ड और दूंगा। अब गैस कीजिए किसी से जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है, सबसे ज़्यादा यूज़ होता है ट्रेडर्स के लिए, इन्वेस्टर्स के लिए, जिसे वो सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं, वो क्या हो सकता है? सी से वर्ड गैस कीजिए। सबसे इम्पॉर्टेंट वर्ड, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो कि हर ट्रेडर, हर इन्वेस्टर, हर कोई यूज़ करता है। जो भी इन्वेस्टिंग का, जो भी ट्रेडिंग करता है, वो हर कोई इसको देखता है, हर कोई इसको देख के एनालाइज करता है। अगर आपको पता है तो पहले आप कमेंट कर दो, फिर आप आगे वीडियो देखने वाला, ठीक है। मैं आपको बताता हूँ। C फॉर होता है कैंडल स्टिक्स। कैंडल स्टिक्स गाइस, यही एक ट्रेडर इन्वेस्टर्स की दुनिया कह सकते हैं, या फिर उसकी एनालिस्ट कह सकते हैं, उसकी रिसर्च कह सकते हैं। सब कुछ कैंडल स्टिक पे टिका हुआ है। टेक्निकल फॉर्म में कह रहा हूँ, मैं फंडामेंटल नहीं, टेक्निकल कैंडल स्टिक पे टिका हुआ। कैंडल से ही पता करते हैं ट्रेडर्स कि ये आगे जाएगा ये स्टॉक, या ऊपर जाएगा, नीचे जाएगा, या कहाँ जाएगा स्टॉक है। तो वो एक अलग इसकी पढ़ाई, अलग इसकी लैंग्वेज है कैंडल स्टिक की, अलग इसके इंडिकेटर्स हैं, सब कुछ बहुत अलग है। तो उसके सीखना में थोड़ा टाइम तो लगता है कि यार कैंडल स्टिक मुझे सीखना है। तो कैंडल स्टिक इज़ द, एक तरह से कह सकते हैं, इंडिकेशन ऑफ द स्टॉक, इंडिकेशन ऑफ द मार्केट, कि हम प्रिडिक्ट करते हैं, हम एनालाइज करते हैं, हम टेक्निकल एनालाइज करते हैं कि मार्केट कहाँ जाएगा बेस्ड अपॉन द कैंडल्स एंड द पैटर्न्स एंड द इंडिकेटर्स, सो मेनी इंडिकेटर्स इन द मार्केट। तो इसे कहते हैं कैंडल। जब आप किसी स्टॉक में इन्वेस्ट करोगे, जब आप ट्रेडिंग जोन में आओगे, जब ट्रेडिंग करना स्टार्ट करोगे आप, तो आप भी देखोगे कि ग्रीन कैंडल, रेड कैंडल, ग्रीन कैंडल, रेड कैंडल, रेड कैंडल लॉस, ग्रीन कैंडल प्रॉफिट। तो एवरीवन लाइक ग्रीन कैंडल, राइट, एवरीवन लाइक ग्रीन कलर बिकॉज इट्स अ सिंबल ऑफ प्रॉफिट। ओके, तो गाइस ये थी वीडियो C टर्म्स वाली, राइट। आई विश कि आपको ये पसंद आई होगी। आपने काफ़ी चीज़ नहीं सीखी होंगी इसके अंदर। सबसे अच्छा कौन सा वर्ड रहा आपको बताना मुझे, कितने वर्ड आपको पहले इसमें से आते थे वही मुझे बताना, कितना पर नहीं सीखे वो भी मुझे बताना आप, ठीक है। और हम मिलते हैं, अब ये 3 एपिसोड हो चुके हैं, मिलते हैं हम 4th एपिसोड में परसों। किसके साथ? D वर्ड के साथ। इस बार मैंने एक बोनस दिया ना, अगली बार बोनस नहीं दूंगा, 20 वर्ड रखते हैं, उसके बाद बोनस दूंगा, राइट। तो मिलते हैं हम लोग परसों एक और वीडियो में, एपिसोड नंबर 4 में D वर्ड्स के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लो यार, और दोस्तों को भेज दो, सीख जाएंगे कुछ। अभी बिगिनर, बट आई एम ट्राइंग टू टीच बेस्ट एंड बेस्ट। थैंक यू, बाय बाय, ध्यान रखना अपना। हरे कृष्णा।